नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया लेक्चरर जियोग्राफी हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्राथमिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं अथवा आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं? तो वे सभी क्रियाकलाप जिनसे किसी न किसी रूप में आय प्राप्त होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इनको हम कई कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं व्यावसायिक संरचना के आधार पर। जैसे प्राइमरी क्रियाकलाप यानी वे एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वे क्रियाकलाप होते हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं। जैसे खेती करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से प्राप्त संसाधनों को प्रोसेसिंग करके अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदल देते हैं। तीसरी होती है तृतीय क्रियाकलाप। वे क्रियाकलाप जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बीच में सहायक का काम करते हैं, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, सेवाएं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को लाना, ले जाना, उसको एक्सपोर्ट करना, ये सब कार्य इसमें शामिल हैं। तो इसे सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं और ये सबसे विस्तृत एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है चतुर्थक क्रियाकलाप, जो उच्च बौद्धिक और शोध से रिलेटेड कार्य होते हैं, वो चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाते हैं। पंचम क्रियाकलाप में हाई लेवल का रिसर्च शामिल होता है। अब जैसा कि हमारा चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या हैं। वे सारे क्रियाकलाप, वे सारी आर्थिक गतिविधियाँ जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी होती हैं प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाती हैं। जैसे खेती करना, आखेट करना। हालांकि आखेट भारत में 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत अवैध है, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं जो लोग अभी भी आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं और वनों में रहते हैं, तो उनका ये प्रमुख कार्य होता है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना, वनों से कंदमूल, फल एकत्रित करना यानी भोजन संग्रहण आदि एक्टिविटीज में शामिल हैं। वानिकी यानी वनों से लकड़ी काटना, माइनिंग और पशुचारण, इस प्रकार के सब प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल हैं। इन कार्यों में ज़्यादा मेहनत का कार्य होता है, इसलिए पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इस कारण से इनको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है या रेड कॉलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है भोजन और संग्रहण तथा आखेट क्या हैं। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और जबकि भोजन संग्रहण का मतलब होता है वनों से कंदमूल, फल एकत्रित करना। आखेट और भोजन संग्रहण यानी गैदरिंग और हंटिंग मनुष्य की सबसे प्राचीनतम एक्टिविटीज़ में से एक है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि सब मनुष्य का सबसे प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है, तो आप बताएंगे भोजन संग्रहण और आखेट। इसके बाद मनुष्य ने खेती करना सीखा। पहले पहल आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया में लगभग हर स्थान पर जो मनुष्य रहते थे वो आखेट करते थे या कंदमूल, फल आदि का संग्रहण करते थे। बाद में यह 1500 ईस्वी के आसपास ये कार्य सिमट गया और लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय आखेटक केवल विश्व के 1/3 हिस्से पर सीमित रह गए। बाद में यदि वर्तमान समय की बात करें तो इस समय दुनिया में कुछ एक सिलेक्टेड स्थान है जहां पर लोग आखेट या संग्रहण जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कुछ प्रमुख आदिवासी जो जनजातियां हैं या भोजन संग्राहक जनजातियां हैं, उनमें जैसे लेब्राडोर पठार में इनू,
यहाँ पर है लेब्राडोर पठार। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो, जिन्हें इनुइट भी कहा जाता है, वो यहाँ ग्रीनलैंड है, यहाँ अलास्का है और यहाँ कनाडा है। इसी प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र रूस में खाटी, ये वाला प्रदेश आप देख रहे हैं। पूर्वी साइबेरिया में यहाँ पर इवेंकी, और जापान, यहाँ पर है जापान, इसमें एनु। भारत में बिहार और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पिंटूपी, और भारत के दक्षिण में पालियान, यहाँ पर साउथ इंडिया में। इसके अलावा कांगो बेसिन, यहाँ अफ्रीका में पिग्मी समुदाय इस प्रकार की एक्टिविटी में आज भी संलग्न है। यहाँ ब्राज़ील के वर्षावनों में टोबा नाम की आदिवासी जनजाति आज भी भोजन और संग्राहक का कार्य करती हैं। अब बात ये आती है कि ये लोग भोजन और संग्रहण करते क्यों हैं। तो ये लोग भोजन का संग्रहण विभिन्न उद्देश्यों से करते हैं, जैसे भोजन के लिए कंदमूल यानी कुछ तने वाले फल इकट्ठे करते हैं, कुछ जड़ वाले फल इकट्ठे करते हैं। फल, शहद, फूल के लिए, कुछ वस्त्रों के लिए जैसे पेड़ की छाल का प्रयोग करना, घास फूस पत्ते आदि का प्रयोग करना, झोपड़ियाँ आदि बनाने के लिए यानी निवास स्थान के लिए, और सुरक्षा के लिए यानी आग जलाने या ईंधन के लिए ये कंदमूल, फल आदि या वनों से लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों को हम आज भी वनों से एकत्रित करते हैं, जैसे जो जवर से रिलेटेड यानी बुखार से रिलेटेड दवाई है, वो भी आज भी वनों से सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पशुचारण किसे कहते हैं, पोस्टरलिज्म किसे कहते हैं, और नोमैडिक हार्डिंग और कॉमर्शियल हार्डिंग यानी चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या अंतर होता है। पशुओं को चराना, उनको पालना, घास भूमियों पर उसको भोजन के लिए चराना पशुचारण कहलाता है। पशुचारण विषयों में दो प्रकार का होता है कार्य पद्धति के आधार पर। एक होता है जो चलवासी पशुचारण है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को सीजन के अनुसार ले जाते हैं। दूसरा होता है वाणिज्यिक पशुधन पालन, इसमें एक ही स्थान पर डेयरी फार्मिंग की तरह से पशु पाले जाते हैं, या बड़े बड़े बाड़े होते हैं जिन्हें रेंच कहा जाता है, उनमें पशु पाले जाते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आओ इसका बारी बारी से पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं। दोनों का अध्ययन हम एक साथ कंपेयर में करेंगे तो शायद हमें जल्दी से ये टॉपिक समझ में आएगा। सबसे पहला है कि जीवन, जो चलवासी पशुचारण है वो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन ये व्यवसाय के लिए किया जाता है, यानी इसमें पशु पालने के पीछे मूल उद्देश्य व्यापार करना होता है। सेकंड होता है कि जो चलवासी पशुचारण है इसमें पानी और चरागाह की उपलब्धता के आधार पर पशुओं को सीजन के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, यानी इसमें स्थान चेंज होता रहता है। जबकि जो स्थायी वाणिज्यिक पशुधन पालन है इसमें चरागाह स्थायी होते हैं, यानी घास के मैदानों पर स्थायी चरागाह होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि चलवासी पशुचारण में प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, जबकि जो वाणिज्यिक पशुधन पालन है इसमें फसलों की और जल की उचित व्यवस्था के आधार पर पशुपालन किया जाता है। चलवासी पशुचारण में भोजन, वस्त्र, यातायात के लिए पशु पाले जाते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन में व्यापार के उद्देश्य से दूध उत्पादन के लिए, मीट उत्पादन के लिए पशु पाले जाते हैं। जो चलवासी पशुचारण है इसमें एक एक्टिविटी, मोस्ट फेमस एक्टिविटी है, वो है ऋतु प्रवास, यानी जैसे ही सीजन बदलता, गर्मी से सर्दी आती है तो इसमें जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को ज़्यादा गर्म एरिया से जिन एरिया में थोड़ी सी ठंडक होती वहाँ ले जाते हैं, या पहाड़ी एरिया में जहाँ सर्दियों में बर्फ़ गिरती है तो वो वैली में आ जाते हैं, और गर्मियों में वैली की बजाय वो पहाड़ के शिखरों की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी इसमें सामान्य रूप से देखी जाती है। लेकिन कॉमर्शियल जो
लाइव स्टॉक रियरिंग है यानी वाणिज्यिक पशुधन पालन है, इसमें स्थायी रूप से पशु पाले जाते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर लंबे बाड़ों में, यानी एक चार दीवारी होती है या कांटेदार तार से एक बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्टेड किया जाता है और उसके अंदर पशु पाले जाते हैं। इस प्रकार के बाड़ों को प्रेरीज में यानी उत्तर अमेरिका में रेंच कहा जाता है और पंपास यानी दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के आसपास इसे एस्टेंसिया कहा जाता है। इसी प्रकार से जो चलवासी पशु चारण है इसमें पशुओं की संख्या निर्धारित होती है यानी सीमित होती है और वाणिज्यिक पशुधन पालन में बड़े बड़े पूंजीपति अपना पैसा लगाकर पशु पालते हैं। इसी प्रकार से चलवासी पशु चारण में अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं, वो अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग पशु हो सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में बढ़िया चरागाह जहाँ अच्छी घास मिल जाती है वहाँ पर लोग गाय और बैल पालते हैं। सहारा डेजर्ट और एशिया के अरेबिया डेजर्ट, थार डेजर्ट जैसे क्षेत्रों में भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सेमी ड्राई एरियाज के अंदर गधे या घोड़े पाले जाते हैं। तिब्बत का पठार जो हिमालय से उत्तर में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है वहाँ पर, और एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है वहाँ पर उच्च पठारी भागों में लामा पाले जाते हैं। तिब्बत के अंदर याक पाले जाते हैं और एंडीज में लामा पाला जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में वहाँ के चलवासी चरवाहे रेनडियर को पालते हैं। इसके विपरीत यदि वाणिज्यिक पशुधन पालन में देखें तो एशिया के अंदर स्टेपीज, ये आप प्रदेश देख रहे हैं यहाँ स्टेपीज है। उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में लानोस और पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सब उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध यानी के क्षेत्र हैं। जो भूमध्य रेखा की ओर एरिया है वो उष्णकटिबंध है और इसके अलावा ये दोनों के दोनों जो है वो टेम्परेट जोन में है यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों पर यहाँ पर पशु पाले जाते हैं। जो चलवासी पशु पालन है ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर कठोर जलवायु होती है या शुष्क जलवायु होती है, जबकि जो वाणिज्यिक पशुधन पालन है वो आप देख रहे हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट में पाला जाता है। ये आप उत्तरी गोलार्ध की बेल्ट देख रहे हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध की बेल्ट है। इसी प्रकार से जो चलवासी पशुधन पालन है इसमें पशुओं की नस्लों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि जो स्थायी पशु पालन होता है यानी वाणिज्यिक पशुधन पालन है इसमें पशुओं की नस्ल पर, उसके प्रजनन पर और उनके रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, उसको अच्छे ढंग से प्रसंस्कृत किया जाता है यानी उसको प्रोसेसिंग किया जाता है और उसको मशीनों से रेफ्रिजरेशन के माध्यम से दूसरे देशों तक सप्लाई किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं ये चलवासी पशुपालक हैं, जबकि ये आप देख रहे हैं ये वाणिज्यिक पशुधन पालन का एक चित्र आप देख रहे हैं। ये गाय की डेयरी है, ये मुर्गी फार्मिंग है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। यानी जो चलवासी पशुचारण है ये ज़्यादातर ड्राई एरिया में है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये तिब्बत पठार है, यहाँ पर अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ सहारा डेजर्ट है, यहाँ आर्कटिक के ठंडे क्षेत्रों में रेंडियर पाले जाते हैं, यहाँ पर लामा पाले जाते हैं और यहाँ पर तिब्बत में याक पाले जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन सिंगल भी पूछा जा सकता है कि चलवासी पशुधन पालन की विशेषताएं बताइए, तो आप केवल एक की बताएंगे। यदि कंपेयर में पूछे तो दोनों की तुलनात्मक बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋतु प्रवास क्या है। जैसा कि अभी आपको पहले ही बताया था कि चलवासी पशुपालक ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार अपना निवास बदलते हैं। मौसम की कठोरता को ध्यान में रखते हुए वे अपने पशुओं की साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसे ट्रांस ह्यूमेंस भी कहते हैं।
ज़्यादातर जो ड्राई एरिया होते हैं, जब गर्मियाँ पड़ती हैं या बरसात नहीं होती तो वहाँ पर चारे की और पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ के जो चरवाहे हैं वो अपने पशुओं के साथ दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें सर्दियों में बर्फ़ गिरती है तो वैली में आ जाते हैं, और जब गर्मियों में वैली में बहुत गर्मी एकत्रित हो जाती है तो वे लोग पहाड़ के उच्च शिखरों पर चले जाते हैं जहाँ पर जलवायु अनुकूल होती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को ऋतु प्रवास कहते हैं। इसे ट्रांस ह्यूमेंस भी कहा जाता है। अब बात आती है कि भारत में ऐसे कौन से पशुपालक हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो आओ हम उनकी सूची देखते हैं और साथ ही साथ मानचित्र के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुज्जर बकरवाल चरवाहे हैं जो भेड़ बकरियां पालते हैं। हिमाचल के अंदर गद्दी चरवाहे हैं जो भरमौर जिला क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलते हैं। उत्तराखंड के अंदर गुज्जर और भोटिया चरवाहे मिलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बंजारे मिलते हैं। राजस्थान में राइका चरवाहे होते हैं जो ऊंट पालक हैं। गुजरात के अंदर चरवाहे को मालधारी कहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर धंगर चरवाहे हैं। कर्नाटका में कुरमा, कुरबा और गोला ये प्रमुख चरवाहा समुदाय है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनोपा नाम का पशुपालक चरवाहा समुदाय मिलता है। इसके अलावा एक लेप्स समुदाय है जो टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। यदि मैं टुंड्रा प्रदेश आपको दिखाना चाहूँ तो टुंड्रा प्रदेश ये वाला एरिया है, आर्कटिक क्षेत्र। तो यहाँ पर लेप्स नाम का समुदाय मिलता है जो एक विश्व प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खेती किसे कहते हैं, कृषि क्या है। खेतों से फसल उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। और एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। भारत की आज भी लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में संलग्न है। विश्व की बात करें तो विश्व की लगभग 50% यानी 49 to 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में संलग्न है। मनुष्य की ये सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है, यानी सबसे पुरानी आखेट और संग्रहण है। उसके बाद यदि किसी स्थायी रूप से देखा जाए तो एग्रीकल्चर ऐसी एक्टिविटी है जो मनुष्य के जीवन में स्थायित्व लेकर आई और मनुष्य ने एक स्थान पर रहना सीखा और खेती करने के माध्यम से उसने धीरे धीरे गांव बसाए और वो फिर बाद में नगरीकरण में कन्वर्ट हुए। इसी प्रकार से कृषि समस्त मानव जाति के लिए भोजन का आधार है। जैसे विश्व की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि हैं, तो ये सारी खेती से हमें मिलती हैं। इसके अलावा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी खेती से हमें मिलती हैं, जैसे जूट है, रेशम है, पटसन है, तो ये सब हमें मिलती है। खेती उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री के लिए यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन, शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ना, जूट इंडस्ट्री के लिए पटसन, सब खेती से ही मिलता है। इसके अलावा कृषि से भारत जैसे देशों का विदेशी व्यापार चलता है। जब भारत से जो माल एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं और उसमें भी मुख्य रूप से चाय हमारा प्रमुख प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार से कृषि विदेशी मुद्रा का आधार है। जब हम खेती के प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भेजते हैं तो हमें उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि खेती को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर विच आर इफेक्ट एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्शन। तो उसमें मुख्य रूप से कौन से हैं, इनको हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है भौतिक कारक यानी जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, दूसरे हैं मानवीय कारक। मानवीय कारकों को हम दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सामाजिक आर्थिक कारक, दूसरे हैं सांस्कृतिक कारक। आओ अब इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं, कुछ उदाहरण के साथ इनको सीखने समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 है भौतिक कारक। सबसे पहले आता है जलवायु। किसी स्थान की जलवायु कैसी है उसके आधार पर वहाँ पर खेती होगी। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम खरीफ फसलें लेते हैं जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा मुख्य फसलें होती हैं। सर्द ऋतु में जब जलवायु ठंडी हो जाती है तो भारत जैसे देश में रबी की फसलें बोई जाती हैं जिसमें गेहूँ, जौ ये प्रमुख फसलें हैं।
तो जलवायु किसी भी स्थान पर एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक है। दूसरा है तापमान। कुछ फसलों को ऊंचा तापमान चाहिए जैसे चावल, कुछ को कम तापमान चाहिए जैसे गेहूं। इसी प्रकार से वर्षा। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है जैसे चावल, गन्ना और जूट। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही कम बारिश की ज़रूरत होती है जैसे गेहूं और कॉटन। इसी प्रकार से धरातल व ऊंचावच। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको समतल भूभाग की ज़रूरत पड़ती है जैसे चावल है, उसको समतल भूभाग चाहिए। यदि आप चाय की खेती करोगे तो उसके लिए ढलवां भूभाग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से धरातल भी प्रभावित करता है। देन आती है मृदा, मिट्टी। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी असंगठित परत को हम मिट्टी कहते हैं और मिट्टी का उपजाऊपन किसी भी स्थान पर एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्शन को प्रभावित करती है, उसका उपजाऊपन। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो दोमट मिट्टी में अच्छी होती हैं जैसे गेहूं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो डेल्टाई मिट्टी में अच्छी होती हैं जैसे चावल और जूट। इसी प्रकार से कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बलुई मिट्टी में अच्छी होती हैं जैसे बाजरा और मूंगफली। तो मिट्टी भी प्रभावित करती है। देन आता है ढलान और उसकी अवस्थिति। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको समतल भूभाग चाहिए जैसे चावल है, जबकि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको ढलवा भूमि चाहिए जैसे चाय। तो ये दोनों भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है सामाजिक या आर्थिक कारक, जिसमें नंबर 1 है भूस्वामित्व, यानी जमीन का मालिक कौन है, उसके आधार पर भी खेती प्रभावित होती है। यदि जमीन का जमींदार खुद खेती करता है या उसको किसी को रेंट पर देके खेती करता है तो उसमें भी डिफरेंस आएगा। देन आता है जोत का आकार। जोत का मतलब होता है खेत कि खेत कितना बड़ा है। खेत बड़ा होगा तो खेती का स्वरूप चेंज होगा, छोटा होगा तो अलग होगा। देन आता है पूंजी कि किस स्थान पर किसी फसल में कितना पैसा लगाया गया है। देन सरकार की नीतियाँ। कभी कभी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार मोटिवेट करती है कि आप यदि ये फसल लगाएंगे तो आपको इसका MSP इतना मिल जाएगा। देन आता है परिवहन के साधन। किसी भी स्थान पर परिवहन के साधन भी किसी खेती को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है बाजार। जब तक किसी भी फसल को बेचने के लिए यदि बाजार नहीं होगा तो वो खेती करना लगभग उचित नहीं रहेगा। इसी प्रकार से देन है सिंचाई। बहुत सारी फसलों को शुष्क ऋतु में अतिरिक्त पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए सिंचाई के साधनों की ज़रूरत तो रहती है। बैंकिंग व ऋण सुविधाएं। खेती को अच्छे ढंग से करने के लिए हमें बैंक की ज़रूरत रहेगी और ऋण सुविधाएं यानी लोन, कृषि उपकरण खरीदने के लिए, खाद व बीज खरीदने के लिए बैंकिंग सुविधाओं का होना भी ज़रूरी है। इसी प्रकार से कुछ सांस्कृतिक कारक भी हैं जैसे तकनीकी ज्ञान। किसी भी फसल को कब लगाना है, उसमें कितना खाद पानी देना है, सिंचाई गहरी करनी है या हल्की करनी है, तो हमें इस प्रकार के तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत इसमें पड़ती है। प्रौद्योगिकी का स्तर। किस स्थान पर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज की जाती है वो भी वहाँ की खेती और उसके उत्पादन को प्रभावित करती है। देन आता है कृषि यंत्र कि आप पशुओं से खेती कर रहे हैं या ट्रैक्टर हार्वेस्टर जैसी मशीनों से खेती कर रहे हैं तो उससे भी खेती की प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। देन आता है मशीनें। तो ये विभिन्न प्रकार की मशीनें हो सकती हैं जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इसके अलावा कटिंग की मशीनें हो सकती हैं, इसके अलावा बिजली संबंधी टूल्स हो सकते हैं जो खेती में कहीं ना कहीं काम आते हैं। देन आता है शिक्षा का स्तर और प्रशिक्षण, यानी जो एग्रीकल्चर कर रहा व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है, उसका शिक्षा का स्तर कैसा है, उसने खेती की अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, और वहाँ पर तकनीकी ज्ञान कैसा है, प्रौद्योगिकी का स्तर कैसा है, ये सब भी खेती को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये थे हमारे प्राइमरी एक्टिविटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।